All right, dear students, welcome in the class of business studies. So, students, we were having the discussion on chapter 4, right? We were taking the revision of chapter number 4, that was business services. Till yet, we have discussed the meaning and characteristics of services. And then after we have started the first type of business service, that was banking service. We have discussed the meaning of banking and we have also discussed the different types of accounts that can be opened in a bank. Now today we are going to discuss some other important services provided by banks. Have a look. Number one, bank draft. What is a bank draft? It is a simple document which is drawn by one bank to another bank against the funds deposited into its accounts at another bank, authorizing the another bank to pay money to the person whose name is written on the draft. क्या मतलब है इसका? आपने नॉर्मल चेक देखा है ना? मेरे पास बैंक की चेकबुक होगी इफ आई एम हैविंग अ बैंक अकाउंट, और क्या होगा, मैं किसी को भी मेरे नाम का अगर चेक काट के दूंगी, उसके ऊपर उसका नाम रिसीवर के फॉर्म में लिखूंगी, तो वो पर्सन जैसे ही बैंक में चेक लेके जाएगा वो अमाउंट विड्रॉ करवा सकता है। उसी तरीके से बैंक ड्राफ्ट होता है। बैंक ड्राफ्ट एक बैंकर देता है, बैंक इशू करता है किसी दूसरे बैंक को। अब वो इशू करते टाइम क्या करता है, किसी दूसरे बैंक को ये कहता है कि मेरे नाम से आपके बैंक में इतना फंड डिपॉजिटेड है, यू हैव टू पे दिस मनी टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट। जिसका नाम ड्राफ्ट पे लिखा है उसको आप इतना पेमेंट कर दीजिए, बाद में हमारा जो सेटलमेंट होगा वो हम अपने आप अपने लेवल पे कर लेंगे। ठीक है, तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? बेसिकली एक बैंक का दूसरे बैंक में कुछ फंड डिपॉजिटेड है, तो वो सेकेंड बैंक को ऑर्डर दे रहा है एक बैंक कि आप ये फंड इस पर्सन को दे दीजिए जिस पर्सन का नेम इस पे रिटर्न है। अब बैंकर्स चेक, ये तो हम सब यूज करते हैं। इफ एनी पर्सन इज हैविंग अकाउंट इन बैंक तो उसको चेकबुक इशू करवानी पड़ती है। अब मैंने मेरी चेकबुक में से एक चेक फाड़ के आपको दे दिया, उस पे डिटेल्स लिख दी, उस पे लिख दिया कितना पेमेंट करना चाहती हूँ, आपका नाम लिख दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो अब आप ये चेक ले जाके बैंक से मनी विड्रॉ करवा सकते हैं। आप ये चेक अपने बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, आपके पास पैसा आ जाएगा मेरे बैंक अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट। जब बैंक मुझे मेरे अकाउंट में अवेलेबल मनी से ज्यादा मनी विड्रॉ करवाने की परमिशन देती है तो उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। आपको दो 1 मार्क क्वेश्चंस याद रखने हैं इससे रिलेटेड। नंबर वन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर द पर्सन्स हैविंग करंट अकाउंट। सिर्फ वही पर्सन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंजॉय करता है जिसके पास करंट अकाउंट है। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो यू कांट एंजॉय द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और फैसिलिटी क्या है कि आपके बैंक में अभी जो पैसा अवेलेबल है, सपोज मेरे बैंक में एट अ मोमेंट ₹40,000 अवेलेबल है, मैंने आपको 50,000 का चेक काट के दे दिया, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप 50,000 भी विड्रॉ करवा सकते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट भी विड्रॉ करवा सकते हो, और वो जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो मुझे बैंक को वापस देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। Is it okay to everyone? आगे बढ़िए। कैश क्रेडिट एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा के एक लिमिटेड अमाउंट तक बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं, क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन, अलग अलग पर्पस के लिए जो हम लोन्स लेते हैं वो सारे लोन्स। डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस और ई बैंकिंग। आप सबको आता है ई बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना या पे करना विदाउट द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैंने गूगल पे से आपको पेमेंट कर दिया या पेमेंट रिसीव कर लिया, तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट हो गया इसको डिजिटल पेमेंट कहते हैं। तो इसमें कैश का फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ही मूवमेंट हो गया। सबने यूज किया है ना? किस किसने यूज किया है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, या पेरेंट्स को यूज करते हुए देखा है? रेज योर हैंड्स। आप में से किस किसने गूगल पे या फोन पे, पेटीएम ये सब यूज किया है? ओनली वन स्टूडेंट, और किसी ने यूज नहीं किया? चलिए, तो समरजीत बेटा आप बताइए, जब आपने कौन सा एप्लीकेशन यूज किया है बेटा? फोन पे। यस समरजीत, फोन पे। फोन पे। यस मैम। हाँ, तो बताइए बेटा, फोन पे यूज करते टाइम आपको क्या क्या करना पड़ता है?
मतलब कैसे, क्या क्या? हाँ जी बेटा बताइए। शुरू से बताऊं? एक सेकेंड रुकिए, वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एवरीवन। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सो हमने डिस्कस किया कैसे कैसे कौन से एप्लीकेशन को यूज करके हम पेमेंट कर सकते हैं, और आप में से जिस जिसने पेमेंट किया उन्होंने भी हमें बताया। तो इसके क्या बेनिफिट्स है? नंबर वन, डिजिटल पेमेंट रहता है तो ट्रांसपेरेंसी रहती है फाइनेंशियल सिस्टम में। सबको पता होगा कि मेरे अकाउंट से इतना इतना अमाउंट कहाँ कहाँ गया है, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। 24/7 सर्विस अवेलेबल है। रात को 2 बजे भी आप अगर मुझे फोन करके कहते हैं कि इमरजेंसी है, इतनी अमाउंट चाहिए, तो मैं तो ट्रांसफर नहीं करूंगी, बट कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड होगा तो वो आपको जरूर ट्रांसफर कर देगा, राइट? तो ये क्या कह रहे हैं, 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, फेस्टिवल डे है तो बैंक बंद रहेगा बट गूगल पे वर्क करेगा। कन्वीनियंस, बहुत इजी है आपके लिए पेमेंट करना, रिसीव करना। आप अपने घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट मूविंग टू द बैंक। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन होगा। व्हाई? क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद में अनलिमिटेड एक्सेस है, आप कहीं तक भी रीच कर सकते हो, है ना? सिर्फ बैंक की ब्रांचेस तक हमारी रीच नहीं है, बैंक के लिए भी ये है कि बैंक बहुत सारे कस्टमर्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज देके उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज कर सकती है। एंड नेक्स्ट वन, लेस रिस्क। अगर हम प्रिकॉशंस के साथ कैरी करें, हैंडल करें हमारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को, तो रिस्क कम है। अगर हम ट्रैवल करते हैं, कैश कैरी करते हैं, तो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर गूगल पे से पेमेंट को यूज कर रहे हैं तो रिस्क थोड़ा सा कम है। अब बैंक को क्या बेनिफिट है? नंबर वन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बैंक जितनी एडवांस सर्विसेज देगा उतनी ज्यादा उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, राइट? ई बैंकिंग आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो बाय प्रोवाइडिंग एडवांस सर्विसेज। नंबर टू, अनलिमिटेड नेटवर्क। आपका नेटवर्क सिर्फ बैंक की वॉल्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बहुत ब्रॉड हो जाएगा। रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस, ब्रांच पे वर्कलोड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सारा सिस्टम सेंट्रलाइज डेटाबेस से चलेगा, कंप्यूटर वर्कलोड। अब ये कुछ कार्ड्स के बारे में बता रहे हैं, मोड बता रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट में। हमें पता है ये सारे मोड्स। डेबिट कार्ड क्या है बेटा? एक ऐसा कार्ड, आप सबके पेरेंट्स के पास होगा, भैया दीदी के पास होगा, एटीएम कार्ड देखा होगा आप सबने। एटीएम कार्ड ही डेबिट कार्ड होता है। एक ऐसा कार्ड जो अकाउंट होल्डर को कहता है कि जितना बैलेंस आपके अकाउंट में है उतना पेमेंट आप कार्ड को यूज करके कर सकते हो। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज है तो मेरा एटीएम मुझे 50,000 रुपीज तक का पेमेंट करने की परमिशन देगा, ठीक है? जनरली सेल्स टर्मिनल्स पे ये जहां सेल्स हो रही है वहां पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी हुई होती है, टर्मिनल्स लोकेटेड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली बैंक से टाई अप होते हैं। वहां पे हम अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, कार्ड स्वाइप करते ही अपनी पिन डालते हैं, ऑटोमेटिकली कस्टमर के अकाउंट से स्टोर के अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाता है। और मैं अगर मेरे कार्ड को अपने गूगल पे से, पेटीएम से, कंप्यूटर से कनेक्ट कर लूं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं ट्रांसफर भी कर सकती हूँ। ये सब आपने देखा है पेटीएम पे, गूगल पे पे, है ना? कभी क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप अपने घर पे पूछ के कि कैसे आप गूगल पे पे पैसा आया कैसे, तो वो आपको बताएंगे कि हमने अपने डेबिट कार्ड को यहाँ पे लिंक किया तभी हम पेमेंट रिसीव और पे कर पाए। आगे, क्रेडिट कार्ड, इट इज अ बिट डिफरेंट। क्रेडिट कार्ड क्या है? ये पोस्टपेड सिम जैसे। पोस्टपेड सिम क्या होती है? पहले यूज करो बाद में बिल पेमेंट करो, राइट? तो क्रेडिट कार्ड वैसे ही एक ऐसा कार्ड है जिसमें कोई बैलेंस नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है और मैंने बैंक से क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया। अब मैं मंथली जितनी भी ट्रांजैक्शन करूंगी
उतनी ट्रांजैक्शंस का सारा अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मुझे बैंक को आगे देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऐसा कार्ड जो बैंक ने मुझे इशू कर दिया, बैंक ने कहा जाओ शॉपिंग कर, किस अकॉर्डिंग अलाउ करेगी, कितनी परमिशन देगी शॉपिंग करने की, वो डिपेंड करती है मेरे क्रेडिट वर्थनेस यानी मेरे क्रेडिट रेट स्कोर पे। ये लिखा हुआ है ना, क्रेडिट वर्थनेस यानी मेरा क्रेडिट रेट स्कोर कैसा है। अब मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस कर सकती हूँ। प्लास्टिक कार्ड है जिसमें सिग्नेचर और सब कुछ होता है। एनईएफटी क्या है? अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकती हूँ नेफ्ट करके। आपको एनईएफटी ट्रांसफर कर सकती हूँ, मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, मोबाइल फोन से भी होता है। ठीक है, और आरटीजीएस अगर मुझे बहुत क्विकली ट्रांसफर करना है तो आरटीजीएस फैसिलिटी अवेलेबल होगी। मिनिमम 2 लाख की अमाउंट होनी चाहिए। अगर मैं आरटीजीएस करना चाहती हूँ तो मिनिमम 2 लाख की अमाउंट होगी तो ही आरटीजीएस कर पाऊंगी, अदरवाइज। तो ये दो तरीके हैं ऑनलाइन पेमेंट के। डिटेल में आप पढ़ेंगे बिकॉज वी आर गोइंग विद द रिवीजन पार्ट, राइट? तो आप इसको अच्छे से रीड करके देख लीजिएगा। आरटीजीएस में रियल टाइम में होता है यानी इमीडिएट बेसिस पे होता है, ग्रॉस बेसिस पे होता है। जितनी अमाउंट बोली है उतनी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी और इररिवोकेबल होता है। आपको पूछ सकते हैं व्हिच ऑनलाइन पेमेंट इज इररिवोकेबल, तो आरटीजीएस का पेमेंट है जो इररिवोकेबल है। आगे देखिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम मशीन जो होती है, जहां हम मनी विड्रॉ भी करवा सकते हैं, डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो एटीएम मशीन के बारे में आपको बता दिया है। एंड देन आफ्टर ई कैश और डिजिटल कैश जो मैंने मेरे फोन में रख रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्विसेज की, इंपॉर्टेंट पार्ट इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस क्या है, ध्यान से सुनो। Insurance is basically a contract between two parties, number one insurer and number two insured. Insurer वो इंसान जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है will be treated as insurer और जिसको सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है will be treated as insured. अब अगर मैंने LIC के पास जाके अपना लाइफ इंश्योरेंस yes. तो अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती हूँ और मैं इंश्योरेंस कंपनी को कहती हूँ टू प्रोवाइड मी सेफ्टी, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर है और मैं इंश्योर्ड हूँ। मुझे प्रोटेक्शन मिला है तो आई एम इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोटेक्शन दिया है तो इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर। ठीक है, अब इंश्योरर एग्री कर रहा है कि मुझे कोई भी लॉस होगा तो इंश्योरर मेरे लॉस की रिकवरी कर देगा अगर मैं इंश्योरर को एक रेगुलर प्रीमियम देती रहूंगी तो। ये टर्म्स आप रीड कर लेना, मैं आपको करवा देती हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखिए, नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये कह रहा है इंश्योरेंस एक फेथ का यानी कि ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको सामने वाली पार्टी को सभी बातें बहुत ही सही से बता देनी चाहिए। You must disclose all the material fact to each other, both the groups, insurer as well as insured. For example, Mr. X is taking a life insurance policy. तो Mr. X इंश्योरेंस कंपनी को बता दे पहले कि Mr. X को क्या-क्या बीमारी है। अगर मैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही हूँ तो मैं पहले से बता दूं कि मेरी फैक्ट्री की क्या कंडीशन है, मेरी फैक्ट्री में क्या गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, मेरी फैक्ट्री के आसपास क्या-क्या चीजें बन रही है। अगर मैं कोई भी मटेरियल फैक्ट छुपाती हूँ तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपेंसेशन देने से मना कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया और मेरी फैक्ट्री के पीछे जस्ट सिंगल वॉल के बाद एक क्रैकर फैक्ट्री थी यानी पटाखों की फैक्ट्री थी। मैंने ये चीज तो इंश्योरेंस कंपनी को बताई नहीं। अब उस फैक्ट्री की वजह से मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू पे द कंपेंसेशन। वो कहेगा आपको सारे मटेरियल फैक्ट मुझे बताने चाहिए थे, अगर आप नहीं बताएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन नहीं देगी। अगर मैंने जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, मैंने फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस लिया, मेरे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लूज हुए थे, मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वार्निंग मिली थी, मैंने उस वार्निंग को इग्नोर करते हुए इंश्योरेंस करवा लिया और इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया दैट आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ वार्निंग टू चेंज द वायर। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को अगर पता चल जाएगा तो वो लॉस के टाइम पे कंपनसेशन देने से मना कर सकती है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि बोथ द पार्टीज शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर।
जो भी जरूरी बातें हैं, मटेरियल फैक्ट्स यानी जो जो बात जरूरी है वो बता दीजिए एक दूसरे को। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल कह रहा है आप उसी पर्सन या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसके नहीं रहने से आपको कुछ फिजिकल या इमोशनल लॉस होने के चांसेस हैं। या तो आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए या कुछ इमोशनली लॉस हो जाए तो ही आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अदरवाइज लॉ कह रहा है विदाउट इंटरेस्ट यू कांट टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप बिना उस प्रॉपर्टी में या उस पर्सन में इंटरेस्ट के इंश्योरेंस लेते हैं तो ये गैम्बल है, ये एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और लॉ इसको परमिट नहीं करता। अब इसमें 3 1 मार्क क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नंबर 1, in case of fire insurance the insurable interest must be present, sorry पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। in case of life insurance the insurable interest must be present at the time of taking policy। याद रखना मैंने जब पॉलिसी करवाई तब उस पर्सन से मेरा रिलेशन होना चाहिए, जब मुझे क्लेम लेना है उस टाइम रिलेशन हो या नहीं हो डजंट मैटर। फायर इंश्योरेंस में जब मैंने पॉलिसी करवाई तब भी उस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए और जब लॉस हुआ तब भी होना चाहिए। और मरीन इंश्योरेंस और बची हुई सभी इंश्योरेंसेस में लॉस के टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, अदर टाइम पे प्रेजेंट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो बहुत अच्छे से ये पूरे एग्जांपल्स रीड करके रखिएगा, बहुत सारी केस स्टडीज आएगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका टारगेट आपके लॉस की रिकवरी करवाना है, ना कि आपको प्रॉफिट दिलाना। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये इंश्योर करेगी कि आपको जो भी लॉस हुआ है वो लॉस की रिकवरी करवा दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी ये नहीं है कि वो आपको एक्स्ट्रा गेन देके जाए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख और मुझे लॉस केवल 1 लाख का हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1 लाख की ही रिकवरी देगी, उससे ज्यादा की रिकवरी नहीं देगी। तो आपको ध्यान रखना है इंश्योरेंस का पर्पस लॉस की रिकवरी है, न कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कह रहा है कि सिर्फ मेरा लॉस रिकवर होगा, मुझे एक्स्ट्रा कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया तो लॉस के टाइम पे आपको टोटल क्लेम तो उतना ही मिलेगा जितना एक्चुअल लॉस हुआ है। जितना भी एक्चुअल लॉस है टोटल क्लेम आपको उतना ही मिलेगा। अब सभी कंपनीज मिलके आपकी लॉस की रिकवरी कर देंगे। It means in case of any loss, the loss will be recovered by different companies combined jointly. ठीक है, वो मिलके क्या करेंगे आपकी लॉस की रिकवरी करवा देंगे। अब देखिए कैसे होगा, ये फॉर्मूला देखिए। मैंने किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस से कितनी इंश्योरेंस करवाई अपॉन मैंने टोटल कितनी इंश्योरेंस करवा रखी है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की इंश्योरेंस ए से करवाई, 50,000 का बी से करवाया और मुझे लॉस हो गया 75,000। तो मैंने ए से कितना क्लेम मैं ले सकती हूँ उसकी कैलकुलेशन देखी कैसे करेंगे। ए से मैंने इंश्योरेंस करवाया 1 लाख तो 1 लाख अपॉन टोटल मेरी पॉलिसी है 1.5 की, दोनों को मिला के तो अपॉन में 1.5 इनटू मुझे एक्चुअली लॉस हो रहा है 75,000 तो मैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 75,000 करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना कॉम्पेंसेशन ए देगा और कितना कॉम्पेंसेशन देगा बी। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये प्रिंसिपल भी उसकी जैसे ही इंडेमनिटी के जैसे ही है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, अब कुछ गुड्स आपके पास बच गए तो उसकी ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। आप उनको सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है दिस इज कोरोलरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी उसी का एक स्टेप अहेड है। फॉर एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से, अगर मैंने 1 लाख का पॉलिसी करवा रखी थी और मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, मुझे कंपेंसेशन भी मिल गई।
अब मैंने बाद में कुछ थोड़े से हाफ बर्न गुड्स जो है उनको 10,000 रुपीज पे सेल आउट कर दिया, तो यानी यहाँ पे तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने तो ये प्रेजेंट किया था कि मेरे इतने गुड्स जल गए हैं और मैंने उनको लॉस के नाम में शो करके कंपनसेशन रिसीव कर लिया। अब अगर मैं इन गुड्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ तो कंपनी के पास ये अथॉरिटी है, इंश्योरेंस कंपनी के पास, कि ये 10,000 रुपीज भी ले जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका ये सेंटेंस। The insurer steps into the shoes of the insured. इंश्योरर क्या करेगा, इंश्योर्ड की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जिस पर्पज से इंश्योरेंस करवाया है उसी लॉस की रिकवरी होगी, हर तरीके के लॉस की रिकवरी नहीं होगी। अगर मेरे सब्जेक्ट मैटर के अलावा कोई किसी रीजन से लॉस हो गया तो रिकवरी नहीं होगी। मैंने इंश्योरेंस करवाया था व्हीकल का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और मेरी गाड़ी चोरी हो जाती, अब मैं सोचती हूँ कि गाड़ी चोरी हो गई है तो मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे, तो बिल्कुल नहीं। जिस पर्पज से इंश्योरेंस करवाया था उसी पर्पज से लॉस होगा तो ही क्लेम मिलेगा, अदरवाइज। एंड लास्ट वन, even after taking the insurance policy you should try to minimize your loss. एक बार इंश्योरेंस ले लिया it doesn't mean कि आप लॉस को कम करने की कोशिश नहीं करोगे, आपको हमेशा अपने लॉस को मिनिमाइज करने की या मिटिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, ये आपको खुद पढ़ने। मैं आपको आज का लास्ट टॉपिक करवा रही हूँ, द डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। बाकी जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है वो आप एक बार रीडिंग करके रखेंगे। ये मेन कंटेंट मैंने आपको करवा दिया, ये टाइप्स वाला आप रीडिंग करके रखेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। हैव अ लुक, डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। एश्योरेंस वर्ड का मतलब होता है गारंटी, है ना, जहाँ पे मैं आपको कहती हूँ आई अश्योर यू, यानी मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, तो एश्योरेंस गारंटी से रिलेटेड। एश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 100% गारंटी है कि आपने जितना पेमेंट कंपनी को दिया है कंपनी को सारा कंपनसेशन आपको देगी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के केस में, लाइफ इंश्योरेंस हम लिखते तो लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो अमाउंट मैं इंश्योरेंस कंपनी को डिपॉजिट करवा रही हूँ वो कभी ना कभी मुझे कंपनसेशन के फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा। बट इंश्योरेंस में ऐसा नहीं। इंश्योरेंस में आई विल रिसीव माय अमाउंट ओनली इफ आई सफर अ लॉस, अगर लॉस नहीं हुआ तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे 100% अश्योर्ड होता है कि कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रीड करके रखना, आराम से समझ में आएगा। और ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको, ये रिवीजन वाला पार्ट हमने इंश्योरेंस तक ले लिया, अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसको कैसे कवर करते हैं। ठीक है, okay everyone, I am ending the class over here. See you in the next class. Make sure you have to learn chapter 4 up to this part. Have a nice day, enjoy yourself.